नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के जनरल सेक्रेटरी पलानीस्वामी के दो दिन मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को केंद्रीय नेतृत्व ने तलब किया है। अब 2 दिन पहले जो मुलाकात हुई है उससे तो ये बात साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और अन्नामलाई एक बार फिर तमिलनाडु में अलायंस चाहते हैं। जिस तरह से द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के नेता M.K. स्टालिन, उनका बेटा उदयनिधि, ये एग्रेसिवली भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व और हिंदी के खिलाफ कैंपेन चलाए हुए हैं। उसके मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि सबसे पहले तमिलनाडु से द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम को सरकार से हटाना ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह की डिविसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसका एकमात्र समाधान ये है कि वहाँ से सबसे पहले DMK को सत्ता से हटाया जाए। उसके बाद आगे का क्या तरीका हो सकता है वो बाद में विचार होगा और इस पर लगभग सबकी सहमति बन रही है। हालांकि अन्नामलाई वहाँ पर किसी भी अलायंस के विरोध में रहे हैं बीजेपी के, और इसीलिए बीजेपी नेतृत्व ने उनको बुलाया है कि अब वो इस पर नहीं बोले। कुछ उनको ये बता दिया गया है कि ये अलायंस होगा, शर्तें हैं, कुछ बातें हैं जिसको फाइनलाइज किया जाना है। उन पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें यह है कि वो अन्नामलाई को ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि निश्चित तौर पर उनकी स्ट्रैटेजी महत्वपूर्ण है, और उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था कि बीजेपी वहाँ अपना वोट शेयर 3% से बढ़ा करके 11 साढ़े 11 तक पहुँची है। लेकिन उसमें टाइम लगेगा और जिस तरह की परिस्थितियां हैं उससे निपटना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अन्नामलाई को तलब किया गया और उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं, उनको इस तरह का इंस्ट्रक्शन है कि अब इस मामले में AI अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम AIDMK के जो नेता हैं उन पर कोई आक्रमण नहीं करेंगे, उनको सीधे टारगेट नहीं करेंगे। अमित शाह से मुलाकात के बाद ये डेवलपमेंट्स हुए हैं। अब इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है कि बातचीत के दौरान कहीं ये बात नहीं निकल करके आई कि अन्नामलाई को अध्यक्ष के पद से हटाया जाए। हाँ, ये बात जरूर निकल करके आई है कि वहाँ पर एक 3 लोगों की एक स्टीयरिंग कमेटी बना दी जाए जो निर्णय करे प्रदेश के मामलों में। निश्चित तौर पर केंद्र का जो नेतृत्व है वो सब पर नज़र बना के रखता है, गाइड करता रहता है, लेकिन वहाँ पर जो स्टेट के उस पर फैसला हो वो एक 3 लोगों की स्टीयरिंग कमेटी या समिति करे। अब चूँकि चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2026 में चुनाव होने हैं, तो इसलिए उसके पहले इस तरह की तैयारियां करना बहुत ज़रूरी है अगर DMK को हराना है। चूँकि J. जयललिता के जाने के बाद से, मतलब उनके स्वर्गवासी होने के बाद से, कोई भी अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम का कोई नेता इस तरह का नहीं उभर करके आया जो करिश्मेटिक हो और जो वो स्टालिन के करिश्मा को काउंटर कर पाए। तो मतलब AIDMK भी यही सोचती है, भारतीय जनता पार्टी भी यही सोचती है कि दोनों को साथ मिलकर के ही लड़ने का फायदा है, तभी वो DMK को हरा सकते हैं। जो मेरे पास जानकारी है उससे एक बात और स्पष्ट है कि AIDMK जो है वो अपने पुराने प्रभाव को मद्देनज़र रखते हुए इस बात पर भी नहीं अड़ा रहेगा कि उसको ही लीड रोल में रखा जाए। और ये मामला बराबरी का या बीजेपी को एडवांटेज के तौर पर भी हो सकता है
इन सब डिटेल्स पर अभी एक राउंड चर्चा होनी है, लेकिन फिर भी एक इस तरह की परिस्थिति है जहां पर बीजेपी और AIADMK जो है वो एक इक्वल उस पर नंबर्स पर काम करें या इक्वल अथॉरिटी के साथ काम करें। तो ये लगभग इस पर सहमति बन गई है। तो उस दृष्टि से देखें तो अन्नामलाई की भूमिका में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। निश्चित तौर पर दो और नेता हैं, एक M राजा या D राजा करके कोई हैं, उनकी भूमिका है, और एक और दो नेताओं की को और सक्रिय किया जा सकता है। अन्यथा तमिलनाडु में और भी बहुत सारे नेता हैं, तो ये सारे के सारे लोग अब सक्रिय किए जा रहे हैं। पिछले 2 चुनाव में जिस तरह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी या AIADMK को हार का सामना करना पड़ा, ह्यूमिलिएट होना पड़ा, वो निश्चित तौर पर उसको समझ लेते हैं, फिर तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकते हैं अलायंस के बाद। 2021 के चुनाव में जो भाजपा और AIADMK का अलायंस था उसको 33% के आसपास वोट मिले थे, और DMK प्लस को लगभग 37% के आसपास मिले थे। 24 में ये अंतर बढ़ गया। 24 में DMK को लगभग 47%, 46.97% वोट मिले थे, मतलब DMK प्लस को, जबकि AIADMK प्लस को 23.5 23.5 और BJP प्लस को 18.25% वोट मिले थे। तो अगर इन परिस्थितियों को देखें और AIADMK और BJP का अलायंस एक साथ मिलता है, तो DMK के लिए 2 एंटी इनकम्बेंसी है, लोकसभा वाली और ये विधानसभा वाली, उनके लिए मुश्किल होगा। प्लस BJP अपने हिंदुत्व वाली राजनीति के चक्कर में, मतलब राजनीति के तहत बड़ी संख्या में तमिलनाडु के हिंदुत्व वोटर को इकट्ठा करने में कामयाब हो रहा है, और अन्नामलाई की सफलता यही है। ये जो भाजपा का और AIADMK का अलायंस है, 2023 में टूटा था, और उस अलायंस के टूटने में या अलायंस से दूर होने में अन्नामलाई की भूमिका थी, इसलिए कि अन्नामलाई इन प्रिंसिपल किसी भी तमिल जो द्रविडियन आइडेंटिटी वाली पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ नहीं जाना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह की राजनीति अभी की चल रही है तमिलनाडु में, उस दृष्टि से ये नया अलायंस, मतलब ये पुराने अलायंस को एक बार रिवाइव करना जरूरी है। और ये जो बातें शुरू हुई हैं पलानीस्वामी का दिल्ली आना, इसमें दिल्ली नेतृत्व की भूमिका रही है, इसलिए कि दिल्ली नेतृत्व में इसको लेकर के उन पर दबाव डाला कि हमको एक बार फिर बैठना चाहिए, अलायंस पर बात करना चाहिए। इसलिए कि जो 3 बड़े मुद्दों पर हमने चर्चा की, उसके अलावा जो डिलिमिटेशन का मामला है वो बहुत तेज़ी से उठने वाला है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के जिस तरह से DMK के नेता स्टालिन और उनके सुपुत्र जो हैं वो बात कर रहे हैं, वो नुकसान कर रहा है, और बहुत एग्रेसिवली अपनी बात कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडियन के खिलाफ हो, चाहे एंटी हिंदी बात हो, चाहे डिलिमिटेशन की बात हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो, हिंदुत्व की बात हो, ये सारी बातें वो कर रहे हैं, और लगातार इस मामले को लेकर के एग्रेसिव हैं। तो आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल तमिलनाडु में होने वाले हैं, वो निश्चित तौर पर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।